26 जुलाई 2022 कोटक सिक्योरिटीज नाम का ब्रोकर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में एक टेक्निकल ग्लिच होता है। सिस्टम ने गलती से 40 करोड़ रुपए का यूजेबल मार्जिन दिखा दिया। 1,75,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ कि यहाँ पे जो प्रॉफिट 58 लाख के लॉस के बाद 1,75,00,000 पे लेके जाया गया। कोटक का ये कहना कि ये प्रॉफिट सिस्टम की एरर की वजह से हुआ है। 1,75,00,000 प्रॉफिट किसका है? इस वीडियो के एंड तक you will get to know the answer to what really happened. Let's get started. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेडर कौन थे और एक्चुअल में केस में हुआ क्या। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही आदमी है, वही ट्रेडर जिनका नाम है मिस्टर गजानन राजगुरु। इन्होंने कोटक सिक्योरिटीज के साथ अपना डीमैट अकाउंट 2021 अक्टूबर में खोला और ये अजीब सी सिचुएशन 26 जुलाई 2022 में हुई। अब हुआ ये कि कोटक सिक्योरिटीज के आरएमएस में एक ग्लिच आता है और अचानक उनके अकाउंट में 40 करोड़ का मार्जिन दिखने लग जाता है। लेकिन ये पैसा बैंक से नहीं आया था या किसी ने ट्रांसफर नहीं किया था। ये उनके अकाउंट में लॉगिन जब आप करते हैं तो डैशबोर्ड में अवेलेबल मार्जिन के नाम से एक लेबल आता है। उसके सामने वैल्यू होती है जो दिखाती है कि एक्चुअल में आपके पास कितने पैसे पड़े जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस अवेलेबल मार्जिन के आगे 40 करोड़ रुपए कैसे लिखा हुआ था? अब यह ब्रोकर के आरएमएस का काम होता है कि चेक करो कि ट्रेडर के अकाउंट में कितना अवेलेबल मार्जिन पड़ा है जो वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये 40 करोड़ का नंबर इसी आरएमएस की गलती की वजह से दिखाई दे रहा था, चाहे कुछ समय के लिए, लेकिन ये इतना छोटा समय भी नहीं था कि इसको इग्नोर किया जा सके। अब गजानन साहब इस 40 करोड़ के फिगर को देखकर एक बार तो घबराए होंगे, हमारा ओपिनियन है, लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद उसी मार्जिन वैल्यू के बेसिस पर F&O सेगमेंट में पोजीशन लेते हैं, ऑर्डर एक्सचेंज पर एक्सेप्ट होते हैं, ट्रेड्स मैच होते हैं, बकायदा ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट करता है, ब्रोकरेज एसटीटी एक्सचेंज चार्जेस सब डिडक्ट करता है। इनफैक्ट ये सारा 1.75 करोड़ का प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट भी करता है। मतलब मार्केट के लिए ये ट्रेस 100% अगले 20 मिनट के अंदर मार्केट मूवमेंट उनके फेवर में काम करता है। कुछ पोजीशंस में लॉस होता है, शुरुआत में लगभग 50-60 लाख रुपए का लॉस भी लिया जाता है, ड्रॉ डाउन भी होता है, लेकिन मार्जिन बहुत था। गजानन साहब ने दूसरे ट्रेड में पोजीशन लेना शुरू किया, इसको मैनेज किया पोजीशंस को, और एंड रिजल्ट था कि 1,83,00,000 रुपए का प्रॉफिट और सारे खर्चे काट के नेट प्रॉफिट था 1,75,00,000 रुपए, जो कि गजानन साहब ने, चाहे वो मार्जिन कोटक नहीं दिया हुआ था, उसका पैसा कमाया। लेकिन ये सब कुछ समय के लिए ही दिखा, क्योंकि थोड़ी ही देर में जब कोटक सिक्योरिटीज को अपने आरएमएस एरर का पता चलता है तब पैनिक शुरू होता है। सारा मार्जिन वापस ले लिया जाता है, वही कुछ 3,000 पे छोड़ दिए जाते हैं उनके अकाउंट में, लेकिन साथ में वो 1,75,00,000 का प्रॉफिट भी डेबिट कर दिया जाता है। मतलब जो पैसे गजानन साहब ने प्रॉफिट के रूप में कमाए थे वो उनसे कोटक सिक्योरिटीज वापस ले लेता है। खैर, ये मामला आगे बढ़ा, एनएसए के पास पहुंचा, सेबी से होता हुआ अलग अलग अपीलेट्स में गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब फाइनली उनके पास केस पहुंचता है काफी फैक्ट सामने रखे। फॉर इंस्टेंस, जिस प्रॉफिट के पैसे को कोटक सिक्योरिटीज अपना बताकर ट्रेडर से वापस ले चुका है, वो प्रॉफिट सिर्फ 40 करोड़ का मार्जिन दिखने से ऑटोमेटिकली नहीं बना। प्रॉफिट तब बना जब ट्रेड्स लिए गए, सेटअप बनाया गया, मार्केट उस हिसाब से मूव किया, और सबसे जरूरी बात, स्किल और रिस्क को मैनेज किया गया। 26 जुलाई 2022 को उस ग्लिच के बाद ट्रेडर ने फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में लार्ज लेवरेज पोजीशंस ली। ये कोई एक दो लॉट का ट्रेड नहीं था, एक्सपोजर मल्टी करोड़ लेवल का था, जो नॉर्मली सिर्फ इंस्टीट्यूशनल या अल्ट्रा हाई एचएनआई अकाउंट्स ही लेते हैं। शुरू के कुछ मिनट्स में मार्केट में सीधा फेवर नहीं मिला था, लॉस हुआ था। जैसे कि शुरुआत में आपको बताया, कुछ पोजीशंस मार्केट के खिलाफ गई थी, जिसमें गजानन साहब ने 58 लाख रुपए का इंट्राडे लॉस देखा। अगर मार्केट वहीं रुक जाती, अगर बिल तो वहीं ठीक हो जाता, तो क्या 58 लाख का लॉस कोटक सिक्योरिटीज ले लेता? इस पॉइंट पर भी दो चीजें सामने आती हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट 58 लाख के लॉस के बाद 1,75,00,000 पे लेके जाया गया, ये कोई गारंटेड प्रॉफिट सिनेरियो नहीं था। इन ट्रेड्स में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी रियल था। सारा का सारा रिस्क रिटेल ट्रेडर ले रहा था। कोटक सिक्योरिटी तो पैसा देके उसको पता भी नहीं है कि उसका पैसा कहीं और यूज हो रहा है, आराम से बैठा था। खैर, मार्केट ने अपनी दिशा बदली। लार्ज पोजीशंस होने की वजह से छोटे से छोटा मूव भी बड़ी प्राइस मूवमेंट्स में और आपके पीएनएल में इम्पैक्ट करता है, और इस केस में भी ऐसा हुआ, और नेट प्रॉफिट जैसा कि पहले बता चुके हैं 1,75,00,000 का बना। अब ये पैसा कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के थ्रू रिकॉर्ड हुआ, लेजर में रिफ्लेक्ट हुआ, सेटलमेंट के प्रोसेस में भी एंटर हो चुका था। अब यहाँ कोटक का ये कहना कि ये प्रॉफिट सिस्टम की एरर की वजह से हुआ है, बहुत ही अजीब आर्ग्यूमेंट है। अरे केस लड़ना है तो दोस्तों, कम से कम अपने आर्ग्यूमेंट में गलत तो मत दिखो। यू आर जस्ट साउंडिंग रॉन्ग इन द वे यू हैव प्रेजेंटेड योरसेल्फ। अब यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि एकदम से गजानन साहब के अकाउंट में ही क्यों 40 करोड़ का वैल्यू दिखने लग गया, ये एक्चुअल में ग्लिच हुआ कैसे? आरएमएस नाम की एक चीज होती है,
रिस्क मैनेजमेंट जो चेक करती है कि क्या उस पर्टिकुलर ट्रेडर के अकाउंट में उतना पैसा है जिससे वो ट्रेड कर सकता है या कम है। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है या कम है तो वो ट्रेड लेने ही नहीं देगा। ये रियल टाइम पे अकाउंट लेवल पे चेक किया जाता है कि एक्चुअल एफ एंड कॉन्ट्रैक्ट में जितना पैसा देने की जरूरत है उतना पैसा सिस्टम में अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इस दिन आरएमएस सिस्टम शायद कुछ अलग तरीके से ही काम कर रहा था। ये तो गजानन साहब ने देखा, लेकिन ऐसे कुछ ट्रेडर होंगे जिनके अकाउंट में शायद अजीब मार्जिन वैल्यू दिखा रहा होगा, लेकिन उन्होंने वो ट्रेड्स नहीं ली होंगी, उस मार्जिन का इस्तेमाल नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो पैसा वापस लेने पे वो साला अपना केस कहीं लेके नहीं गए होंगे। लेके भी गए होंगे तो कोटक के साथ आगे चल के उनकी सेटलमेंट हो गई होगी, जो कि इस केस में भी करने की कोशिश की गई। अब आते हैं केस के पूरे फाइलिंग की तरफ, जहां पे एक लीगल बैटलफील्ड की तरह इस केस को लड़ा गया। इस तरह के मामले में इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसमें ब्रोकर और क्लाइंट का कुछ डिस्प्यूट होता है, वो पहले एक्सचेंज काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन में जाता है। इस केस में एक्सचेंज काउंसलिंग हुई, आर्बिट्रेशन के पैनल बैठे जिन्होंने कोटक सिक्योरिटीज की बातों को, उनके आर्गुमेंट्स को ज्यादा वजन दिया। ब्रोकर का ये स्टैंड मान लिया गया कि ऐसा सिस्टम एरर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, और गजानन साहब की कंप्लेंट को एज इट इज रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें बोल दिया गया कि उनका इस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ही कांट ओन दिस प्रॉफिट, उनका कोई हक नहीं बनता। और ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एक्सचेंज की जो काउंसलिंग जो आर्बिट्रेशन होती हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, इसमें दो बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती हैं। पहली, काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन के वक्त जो सामने काउंसलर या आर्बिट्रेटर साहब बैठे होते हैं, क्या उन्हें रेगुलेटरी लीगैलिटीज की, एक रिटेल ट्रेडर की, एक ट्रेडिंग मेंबर की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेशंस, राइट्स के बारे में पूरी समझ है? आज तक हमने करीब 500 साढ़े 500 काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन में क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया है, एंड माय एक्सपीरियंस इज कि ऐसी समझ 10 में से 7-8 काउंसलर आर्बिट्रेटर्स को होती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे काउंसलर्स, कुछ ऐसे आर्बिट्रेटर्स भी अनफॉर्चुनेटली सामने आ जाते हैं जिनको पूरी की पूरी टेक्निकल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रेगुलेशंस की समझ नहीं होती। वो एक सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी को तोड़ नहीं पाते। एंड अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। दूसरी बात, अगर आपको खुद रेगुलेटरी समझ प्रॉपरली नहीं है, स्पेशली अगर आपका केस काफी पेचीदा है, तो आपको नहीं कर पता कि कौन सा हक आपके नाम पे बोलता है, सिर्फ कि कौन से रेगुलेशंस में किस भाषा में लिखा हुआ है, और वो बात आपके बारे में आपके फायदे के लिए लिखी गई है। एंड दिस इज वेयर आवर इनिशिएटिव ऑफ फ्रॉड फ्री कम्स इनटू पिक्चर। इस इनिशिएटिव में हम आपके केस को कंपाइल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, ऑपोजिट पार्टी के रिस्पॉन्स का रिबटल रिजॉइंडर देते हैं, और आपको एक्सचेंज काउंसलिंग और आर्बिट्रेशन में रिप्रेजेंट भी करते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बारे में ज़्यादा समझने के लिए asimjuneja.in वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। विल कॉल यू एंड असिस्ट यू। खैर, गजानन साहब जी के केस में वापस आते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। आर्बिट्रेशंस और काउंसलिंग्स में तो कोटक सिक्योरिटीज को जीतते हुए देखा, लेकिन अपनी बात को पीछे नहीं लेके जाते हुए आगे लेके गए एनएससी के अपीलेट आर्बिट्रेशंस पैनल में, वहां पे चैलेंज किया। यहीं पे थोड़ा सा माहौल बदला। अपीलेट लेवल पर रिस्क फैक्टर को सीरियसली देखा गया। ये पॉइंट कंसीडर हुआ कि ट्रेड्स एक्सचेंज पर वैलिडली एग्जीक्यूट हुए थे, और ये भी देखा गया कि लॉस होने पर ब्रोकर कभी भी सिस्टम एरर का एक्सक्यूज नहीं देता। वो तो कहता है कि ट्रेडर साहब पैसा लाइए, नुकसान करवा दिया आपने हमारे सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। ग्लिच में भी अगर ट्रेडर का लॉस होता है तो ब्रोकर कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। आईबीटी, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग का वो क्लॉज का इस्तेमाल करता है जो अकाउंट ओपनिंग के समय पे साइन करवाया जाता है। कहा है कि आपने साइन किया अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, टेक्निकल ब्रीच के टाइम पे हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप अपने जमाने के खुद जिम्मेवार हैं। इस बार प्रॉफिट हुआ है तो क्यों मांगा जा रहा है? इसका रिजल्ट कोटक को क्लियर क्लीन विक्ट्री इस अपीलेट में नहीं मिली। मैटर अनरिजॉल्व रहा, और इस स्टेज के बाद केस सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन में एंटर करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट सामने आता है, और फिर आता है 3 दिसंबर 2025 का दिन। बेंच प्रिसाइडेड बाय रिस्पेक्टेड जस्टिस संदीप वी मार ने। यहाँ पे केस के सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। कोर्ट का लॉजिक मैं बताऊंगा आगे चल के, लेकिन काफी सिंपल था। सिस्टम एरर ने ट्रेडिंग कैपेसिटी दी थी, प्रॉफिट मार्केट मूवमेंट और ट्रेडिंग की रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आया, और उसका लॉस होता तो ट्रेडर ही लायबल होता। प्रॉफिट हुआ है, आप सामने क्यों आ रहे हैं? अब इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज क्यों कह रहा था कि ये पैसे का उनका बनता है? उनके दो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला आर्ग्यूमेंट था अनजस्ट एनरिचमेंट का, मतलब सिर्फ प्रॉफिट होना काफी नहीं है। सबसे पहला और सबसे हैवी एलिगेशन ही लगाया था
अनजस्ट एनरिचमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में ये समझ लेते हैं। जब कोई भी बिना लीगल बेसिस के दूसरे के नुकसान पर बेनिफिट कर जाए, उसका फायदा हो जाए लेकिन उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है, उसे अनजस्ट एनरिचमेंट कहते हैं। कोटक सिक्योरिटीज का एलिगेशन का चलन साफ है, इसी अनजस्ट एनरिचमेंट का था। कोटक का आर्गुमेंट था कि मार्जिन सिस्टम ने गलती कर दी, उस गलती के बिना ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए जो प्रॉफिट हुआ वो उस गलती की वजह से हुआ है, वो अनजस्ट है, जायज नहीं है। पर यहाँ पे ना कोर्ट ने भी बड़ा स्मार्टली एक बड़ी अलग से डिस्टिंक्शन कर दिया कि जो आप बात कह रहे हैं और जो सच में हुआ है उसमें एक फर्क है। सिर्फ ये दिखाना कि गलती हुई है काफी नहीं है, ये भी दिखाना पड़ेगा कि उस गलती की वजह से डायरेक्टली प्रॉफिट क्रिएट हो गया। अगर ऐसा है तो आपका पैसा कोटक सिक्योरिटीज हम आपको वापस कर देंगे कि आपकी गलती हुई एंड देन कोजैलिटी हुआ कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट बन गया है, तो यहाँ पे ये पैसा आपका बनता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? कोटक सिक्योरिटीज का केस यहीं पे वीक पड़ गया क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली तो हुआ नहीं था, ट्रेड करने पड़े थे, जो आपको पहले बता चुके हैं। कोर्ट का कहना था कि मार्जिन में प्रॉफिट तब बनता है जब ट्रेड लिए जाते हैं, मार्केट मूव करती है, रिस्पॉन्स किया जाता है, ये भी बता चुके हैं। मोर और लेस कोर्ट ने क्लियरली इस आर्ग्यूमेंट पे, अनजस्ट एनरिचमेंट के आर्ग्यूमेंट पे ट्रेडर को कहा कि ट्रेडर लॉस में भी गया था 58 लाख रुपए के। मार्केट उल्टी होती तो मल्टी करोड़ का लॉस पॉसिबल था। प्रॉफिट गारंटेड नहीं था लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक था, हो सकता है वाली बात है। गारंटी कहाँ है कि आपने मार्जिन दे दिया तो प्रॉफिट बन गया। इसलिए कोर्ट ने कहा कि गलत मार्जिन दिखना और प्रॉफिट होना दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉजल चेन नहीं बनता, मतलब मार्जिन और प्रॉफिट का सीधा रिश्ता नहीं है। मार्जिन गलती से दिखा, प्रॉफिट गलती से नहीं हुआ। ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन ने उस अनजस्ट एनरिचमेंट के पूरे क्लेम को तोड़ दिया। दूसरा दूसरा आर्गुमेंट भी लेके आया कोटक सिक्योरिटीज, कहा कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस्तेमाल करते हुए कोटक सिक्योरिटीज ने क्लेम किया कि जो 2.25 करोड़ का प्रॉफिट बना है वो हमारी मार्जिन मनी से बना है, इसलिए वो प्रॉफिट भी हमारी प्रॉपर्टी है। अब इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए दो सेक्शंस भी कोट किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इसको समझने की कोशिश करना। पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 71, फाइंडर ऑफ गुड्स। इस सेक्शन के तहत अगर आप किसी और के गुड्स उठा लेते हो और अपने पास रखते हो तो आप बेली की तरह जिम्मेवार बन जाते हैं। और अब आप सोचेंगे कि यार ये बेली वेली क्या होता है? बेली वो होता है जिसके पास आप अपनी कोई चीज टेम्परेरीली रख देते हैं। कोटक का कहना था कि हमारा मार्जिन गजानन साहब जी के पास टेम्परेरीली रखा गया था। दूसरा सेक्शन इस्तेमाल किया गया, सेक्शन नंबर 163, बेली बस्ट रिटर्न प्रॉफिट। अगर किसी के गुड्स आपके पास रखे गए हैं और उस गुड्स से कोई प्रॉफिट या इंक्रीज आ जाता है तो वो प्रॉफिट ओरिजिनल ओनर को आपको वापस देने पड़ेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा एक सवाल उठाया इसी पर आर्गुमेंट के ऊपर, क्या मार्जिन मनी को गुड्स माना जा सकता है? क्योंकि सेक्शन 71 और 163 तभी अप्लाई हो सकते हैं जब बात गुड्स की हो रही हो। अब लॉ के हिसाब से गुड्स का मतलब क्या होता है ये समझ लेना भी जरूरी है। इस वीडियो के अंत तक आप काफी लॉ भी समझ जाओगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद गुड्स डिफाइन नहीं करता। जिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इस्तेमाल कोटक सिक्योरिटीज कर रहा था उसमें गुड्स की डेफिनेशन ही नहीं है, इसलिए कोर्ट ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को रेफर किया। उसमें सेक्शन 2.7 के हिसाब से गुड की डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन क्या कहती है? गुड्स का मतलब है हर मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन पैसा और एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़कर इसमें स्टॉक्स और शेयर्स को भी गुड माना जाता है, लेकिन मनी मतलब पैसा इक्वल्स टू गुड्स नहीं है। और यहीं पे इस केस को लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई। कोटक सिक्योरिटीज ने उस मार्जिन पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया था, ब्याज लिया था बकायदा कोटक सिक्योरिटीज ने। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप ब्याज चार्ज कर रहे हो तो इसका मतलब खुद ब्रोकर भी मान रहा है कि मार्जिन मनी लोन जैसा है, गुड्स नहीं है। इसमें कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से अजीब बात और सामने आती है कि कोटक सिक्योरिटीज की टीम ने बाद में इंटरेस्ट का रिवर्सल भी कर दिया था, कि वापस दे दिया था इंटरेस्ट उसको, क्योंकि इस इंटरेस्ट के पैसे को पॉइंट ना बनाया जाए और प्रॉफिट, पूरे के पूरे प्रॉफिट पर क्लेम किया जा सके। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नोटिस किया। मतलब ये सब कुछ जो हो रहा था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो कि एक्चुअल मॉडस ऑपरेंडी जो जेन्युइन तरीका होता है उसको रिवर्स किया गया ताकि एक्चुअल पैसे के ऊपर, पूरे के पूरे प्रॉफिट के ऊपर क्लेम किया जा सके। अनजस्ट एनरिचमेंट का आर्गुमेंट यहाँ पे मतलब अनजाने गलत तरीके से पैसा पे हक दिखाने का काम क्लाइंट तो नहीं कर रहा था, इससे क्लियर हो रहा है। और इसीलिए कोटक सिक्योरिटीज के इस क्लेम को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एटलीस्ट इस इंटरिम जजमेंट में मना कर दिया है। कहा है कि ये पैसे का हक ट्रेडर गजानन साहब जी का है,
लेकिन कोटक सिक्योरिटीज ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया और इस इंटरिम जजमेंट को चैलेंज किया है। कोर्ट ने अपील एडमिट की है। 4 फरवरी 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे और वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन सामने से इस केस को माइक्रोसॉफ्ट के सामने नीचे बिठाया जाएगा और डिटेल में जाया जाएगा। लेकिन एक्चुअल फैसला क्या आना चाहिए, ये तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ओपिनियन के तौर पे दे सकते हैं।